आज हम लोग यूनिट 10 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 10 क्रियात्मक योग है। इसमें जो हमें देखना है, सत्कर्म के बारे में देखना है। क्रियात्मक रूप से सत्कर्म कैसे करते हैं उसका पूरा सिलेबस है आपके सामने। फिर सूर्य नमस्कार देखना है, फिर खड़े होकर करने वाले आसन है, फिर बैठ कर किए जाने वाले आसन को कुछ नाम दिए हुए हैं सिलेबस में, उसको देखना है। पेट के बल किए जाने वाले आसन, उसका नाम दिया हुआ है। पीठ के बल किए जाने वाले आसन, उसका नाम दिया हुआ है। और फिर बैलेंसिंग आसन का, संतुलन कारक आसन का नाम दिया हुआ है। पहले तो ये करना है। फिर प्राणायाम का भी दिया हुआ है, प्राणायाम के नाम लिखे हुए, जिस जिस प्राणायाम के, उस प्राणायाम के बारे में हमें पढ़ना है, व्यवहार में कैसे करते हैं वो देखना है। ध्यानस्थ होने के जो यौगिक अभ्यास चल रहे हैं आजकल, जिसमें प्रणव और सोहम जप है, योग निद्रा है, अंतर मौन है, अजपा जप है, श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने के अभ्यास हैं। ओम ध्यान का यौगिक अभ्यास कैसे किया जाता है, विपस्सना है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, प्रेक्षा ध्यान जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, इनके बारे में जानकारी लेनी है। बंद और मुद्राएं कैसे लगाते हैं व्यवहारिक तौर पर, उसकी चर्चा दी हुई है यहाँ पर, उसको हम लोगों को पढ़ना है। और कुछ और ऐसे अभ्यास हैं जो समकालीन यौगिक अभ्यास के शीर्षक के तौर पर हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, जिसमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, जो हम लोगों ने तकरीबन बहुत सारे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन में कर लिया हुआ है कवर। तो एग्जाम की दृष्टि से हो ही गया। हम लोगों ने सूक्ष्म के साथ स्थूल व्यायाम भी कर लिया हुआ है। चक्रीय ध्यान को हमें करना है, इस व्यासा का मन ध्वनि अनुकंपन विधि जो है MSRT वाला, वो इस व्यासा से वो देखना है। भावातीत ध्यान महर्षि महेश योगी जी का, योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योग का, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, गायत्री परिवार का सविता के ध्यान धारणा श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जो दिया गया है, इसके बारे में मोटा मोटा हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं सत्कर्म पर। तो बहुत सारी चीजें हमें रिपीट करनी है जो हम पढ़ चुके हैं, जो क्रियात्मक रूप से किया जाता है उसको हम देखेंगे। जैसे सत्कर्म हम जानते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है, वो 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उसको सत्कर्म कहा जाता है। हठ प्रदीपिका में 6, गहन संहिता में 6 बताए गए, लेकिन हठ रत्नावली में 8 प्रकार की शुद्धि क्रिया कहा गया, और वहाँ अष्ट कर्म कहा गया, ये ध्यान रखना। तो हमने तीनों का कंपेरेटिव स्टडी यहाँ रख दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों को पता है कि हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि फैट या कफ की अधिकता हो तो पहले सत्कर्म का अभ्यास करेंगे, लेकिन अगर तीनों दोष समावस्था में है तो सत्कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। खैर, ये भी जानना जरूरी था। 6 कर्म जो है उसका सीक्वेंस दिया गया, धौतिर्बस्ति तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि सत्कर्माणि प्रचक्षते। यहाँ त्राटक पहले है, नौली बाद में, यानी त्राटक चौथे नंबर पर है, नौली 5वें नंबर पर। वहीं जब हम लोग आते हैं घेरन संहिता में, सप्त साधन में पहला साधन बताया गया सत्कर्म को। घेरन में कितने साधन? सप्त साधन। पहला सत्कर्म है जिसमें कहा गया धौतिर्बस्ति तथा नेति, लौलिकी, त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि सत्कर्माणि समाचरे। तो सीक्वेंस हो गया धौती बस्ती नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति। तो यहाँ त्राटक है आपका 5वें नंबर पर। ये अंतर है हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए कंपेरेटिव स्टडी करना जरूरी था। हठ रत्नावली में 8 क्रिया है, चक्री, नौली, धौती, नेति। चक्री, नौली, धोती, नेति। चक्री, नौली, धोती पहनकर नेता बनने बस्ती में गए, नेता बनकर बस्ती में गए, आपने में से नीतू जी ने बताया था ये। फिर गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति है, ऐसे कुछ निमो ने बताया हुआ था। सिलेबस के मुताबिक देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना वो देखिए, हमने उसको कंपेरेटिव स्टडी भी साथ साथ कर लिया। वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु एवं पूर्ण शंख प्रक्षालन, फिर नेति, सूत्र नेति, जल नेति, दोनों ही दिया हुआ हमारे सिलेबस में। कपाल भाती में वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम दिया हुआ है। अग्निसार, नौली और त्राटक दिया हुआ, ये हमें पढ़ना है सिलेबस के मुताबिक, ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हम वमन धोती में आते हैं। वमन धोती, इसको कुंजल क्रिया भी कहते हैं हम लोग, सब लोग वमन धोती करते होंगे। तो अब इसका व्यवहारिक तौर पर जैसे करते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर बाद में हम इस ग्रंथ में क्या कहा गया वमन धोती के बारे में, छोटा सा वो भी लिखा हुआ है लास्ट में कंपेयर करके, ताकि आपको आसान हो। हाथ पूरी तरह साफ होना चाहिए वमन धोती में, नाखून आपके कटे होने चाहिए। 2 लीटर तकरीबन बताया गया है कि 2 लीटर जल लें। जल का तापमान वैसे तो व्यवहारिक तौर पर किया जाता है, थोड़ा सा गर्म जल ही लिया जाता है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा गर्म लिया जाता है, लेकिन पुस्तकों में लिखा हुआ है शरीर के तापमान के अनुसार ही जल लेंगे। और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे उसमें, यानी 1 चम्मच, टीस्पून नमक 2 लीटर में डाल देंगे। और तैयार किया हुआ पानी जो है शीघ्रता से पीना है, वो 6 गिलास के आसपास ये पानी होता है। अगर गिलास में पूछे तो 6 गिलास
का विधान बताया गया, ये हमने बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से लिया हुआ है, उसमें जो विधि बताई गई है, जो कहा गया वहां से हमने रेफरेंस लिया हुआ है। शीघ्रता पूर्वक पीना है, तब तक पीना है जब तक कि वमन की इच्छा ना हो जाए। हो सकता है किसी व्यक्ति को 4 में ही वमन की पूरी इच्छा हो जाए, वहीं पानी निकलना शुरू हो जाए, तो वहीं छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश करें 6 गिलास हो जाए। घूट घूट करके नहीं पीना है। पानी निकालना कैसे है, तो उसके लिए शारीरिक स्थिति क्या होगी, सामने झुकेंगे, कमर के ऊपर के हिस्से को जमीन के समानांतर लाने के लिए कहा गया है। मुंह खोलेंगे, दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को, ये 3 उंगलियों को तर्जनी मध्यमा अनामिका को मिला करके जीभ के पीछे ले जाना है। तीनों उंगलियों को जिह्वा पर थोड़ा थोड़ा जैसे रगड़ेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे जिह्वा को, तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अमाशय का पानी मुंह से बाहर निकलने लगेगा। पानी निकलते इसमें उंगलियों को फिर बाहर निकाल लेंगे। बहुत सारे लोग अभ्यास करते करते उंगली डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये भी होता है। और इस दौरान कहा गया, पहली बार जब अभ्यास करते हैं तो तनाव रहित रहना है, तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है अपने आप को। और जब तक पूरा पूरा पानी बाहर ना निकल जाए, लगे आपको पूरा पानी बाहर निकल गया, तब तक जो है जिह्वा को रगड़ना है, ऐसा कहा गया। बारंबार करेंगे तो पूरा पानी निकलेगा। पहली बार में हो सकता है पूरा पानी ना निकले, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पानी फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। सावधानी बताया गया है, अभ्यास के आधा घंटे के बाद ही हल्का भोजन करना है। और खिचड़ी खाए, खिचड़ी में घी डालकर खाना बेहतर होता है, ये भी कहा गया है खिचड़ी खाए तो। और पूर्व तैयारी भी होती है, इसकी पूर्व तैयारी की चर्चा नहीं लिखी हुई है। आप जब अभ्यास करते हैं पता है, पूर्व तैयारी में पहले दिन भोजन देर से ना करें, समय पर भोजन कर लें, हल्का भोजन करें। किसको नहीं करना चाहिए कुंजल का अभ्यास, हर्निया वाले पेशेंट को, क्योंकि पेट पे प्रेशर आता है। हाई बीपी वाले को भी नहीं करना चाहिए। हृदय रोग है उनको भी नहीं करना चाहिए। जिनको दौरा पड़ता है मिर्गी का, उनको नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर है तो नहीं करना चाहिए। आंख से संबंधित कोई समस्या है तो भी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए। डायबिटीज है तो भी अभ्यास ना करें, और गर्भावस्था में तो ऐसे भी नहीं करते। लाभ क्या क्या होता है, अमाशय की दीवार जो है उसमें पेशीय गति होती है तो पेट स्वस्थ होता है, पाचन भी अच्छा होता है। अमाशय की दीवार में पेशीय गति होती है अच्छे से। और शरीर से श्लेष्मा बाहर निकलता है, यानी कफ दोष बाहर निकलता है, कफ दोष का निवारण होता है। श्वसन से संबंधित समस्याएं भी ठीक होती हैं, श्वसन यानी श्वास से। और यहाँ पर एक बात और कही गई, भावनात्मक अवरोध भी दूर होता है। कोई भावनात्मक अवरोध अगर आपके मन में है वो भी दूर होता है। अब कई जगहों पर यह आती है बात कि नमकीन जल ही क्यों लें, तो इसके लिए कहा जाता है कि नमकीन नमक जो है वो श्लेष्मा को भुला देता है, जो आपके पेट में श्लेष्मा है उसको, अमाशय में उसको भुला देता है। और अमाशय में एसिड के स्राव को भी रोकता है, तो उससे क्या होता है, कफ बाहर निकलता है। अति अम्लता की समस्या है तो वो दूर होता है। वो नमकीन जल, जिनको अति अम्लता है उनको तो नमकीन जल से ही करना चाहिए। वैसे जब एग्जाम वगैरह में कराया जाता है कहते हैं नमक मत डालो, बिना नमक के कर लो, ऐसा भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों का प्रैक्टिकल हुआ था उसमें करवाया गया था, नमक कहा था नहीं, नमक नहीं डालना है, बिना नमक के कीजिए। है घेरन संहिता में वमन धोती की जो चर्चा है उसमें क्या कहा गया है, घेरन संहिता में हृद धोती के अंतर्गत दंड, वमन और वात्सा धोती कहा गया है। दंड धोती, वमन धोती, वात्सा धोती। यहाँ वमन धोती की चर्चा होगी। इसमें कहा गया, भोजनांते पिबेद वारी चा कंठ पूरितम सुधि ऊर्ध्वाम दृष्टि क्षणम कृत्वा तज्जलम वामयेत पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्त निवार्येत। इसमें से नमक में पानी वगैरह, तो नमक की तो बात ही नहीं है ग्रंथ में। तो सुधि साधक को भोजन के बाद कंठ प्रयत्न जल पीना चाहिए, फिर क्षण भर ऊपर की ओर देखते हुए वमन कर देना चाहिए। और रोज अभ्यास करने से कफ और पित्त का निवारण होता है। अब देखिए घेरन संहिता में क्या कहा जा रहा है, भोजन के बाद करना, ठीक भोजन के बाद। तो हम लोग जब अभ्यास करते हैं उससे अलग अभ्यास ग्रंथ में बताया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी पूछ दे, देखे इन लोगों को ये वाला पोर्शन याद है कि नहीं, भोजन के ठीक बाद करना है, कंठ तक पानी पी के बाहर निकालना है, ठीक है। इसीलिए दो चीजों को कभी मिक्स करने की कोशिश ना करें। जैसे आपने पूछ दिया किस ग्रंथ में कहा गया है नमक मिलाना, आप बताइए किस ग्रंथ में कहा गया 6 गिलास पानी पीना है, उंगली डालना है, बाहर निकालना, किस ग्रंथ में है, नाम बताइए। तो नहीं है। तो व्यवहारिक तौर पर जो ग्रंथ है उनको हम मानते हैं, ठीक है, जो व्यवहार में करते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रैक्टिकल योगा। वस्त्र की लंबाई चौड़ाई, हम आते हैं वस्त्र धोती पर, वसन धोती जिसको कहा गया।
वस्त्र की लंबाई चौड़ाई के बारे में जो व्यवहारिक तौर पर कहा गया वो भी देखेंगे और जो ग्रंथ में है वो भी देखेंगे। 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र, करीब 3 मीटर लंबा वस्त्र लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है घृण संहिता हट इसके बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में, आसन प्राणायाम मुद्राबंद वाले में। अभ्यास बढ़ने के बाद वस्त्र की लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की भी बात है। बाद में वस्त्र की लंबाई 6.5 मीटर तक कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब। हठ प्रदीपिका में चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम कहा गया है। घेरन संहिता में सिर्फ 4 अंगुल विस्तार बताया गया, लंबाई का जिक्र नहीं है। चलिए बाकी हम फिर से कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे, लेकिन पहले व्यवहारिक तौर पर देख लेते कैसे किया जाता है। तो वस्त्र को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए, फिर गुनगुने पानी भरे कटोरी में रख देना चाहिए। और कहा गया वस्त्र को मीठे दूध में भी डुबा कर रखा जा सकता है। और वस्त्र को अभ्यास के बाद खौलते पानी में उबालेंगे, फिर उसको साफ करके रखेंगे, अच्छी तरह धूप में सुखा लेंगे, कोई उसमें आपके पेट के पदार्थ पे कोई गलत चीज ना रह जाए। साथ ही इसमें यह भी कहा जाता है, जैसे हम लोग अभ्यास करते थे तो हम लोग जो है थोड़ा शहद ले जाते थे, थोड़ा शहद लगा लेते थे कपड़े पे शुरुआत में, ताकि निगलने में शुरुआत में आसानी हो। ये सब शुरुआती अभ्यास में कहा जाता है। फिर क्रियाविधि में आते हैं। कागासन की स्थिति में बैठ जाएं। बैठने में दिक्कत हो, कोई मोटे हैं, फैट बढ़ा हुआ है, तो छोटे स्टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन योग करने वाले तो ऐसे बैठ जाएंगे। वस्त्र वाले कटोरे को सामने रखेंगे, बिल्कुल मुंह के नीचे रखेंगे। वस्त्र के एक छोर को पकड़ेंगे, जिह्वा के अंदर जो है, लेकिन दोनों हाथ से पकड़ना होता है, ध्यान रखें, दोनों हाथ से जिह्वा के अंदर पहले रखेंगे, फिर मुंह से बाहर वाले हिस्से को धीरे 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 उसको अंदर करेंगे, 2 उंगली से पकड़ते हुए अंदर करेंगे। वस्त्र को निगलने की कोशिश करेंगे। व्यवहारिक तौर पर पहले दिन वस्त्र नहीं निकला जाएगा, कोई विरले ही होंगे जिनका पूरा निकला जाएगा एक ही बार में। शुरुआत में वस्त्र अंदर नहीं जाता है, कोशिश करनी है, थोड़ा सा जाएगा, गले तक जाएगा, उल्टी हो जाएगा, निकल जाएगा, दूसरे दिन गले से थोड़ा और अंदर जाएगा, तीसरे दिन थोड़ा और अंदर जाएगा। 15 दिन में अभ्यास तकरीबन तकरीबन माना जाता है। थोड़ा हो सकता है किसी के 1 हफ्ते में हो जाए, और कोई होंगे बहुत ऐसे जिनका 1 ही दिन में हो जाए। पूरा वस्त्र नहीं निकलेंगे, थोड़ा सा वस्त्र 30 सेंटीमीटर के आसपास बाहर ही रखेंगे, नहीं पता चला वस्त्र अब निकला ही नहीं, तो बाहर थोड़ा रखना है। निकलने के बाद क्या करना है, फाइनल अभ्यास में खड़े हो जाएंगे। पहले नौली का अभ्यास करेंगे, दक्षिण नौली वाम नौली करेंगे, फिर मध्यम नौली करेंगे। शुरुआत में 1 मिनट और फिर करीब कहा गया 3 से 5 मिनट तक नौली का अभ्यास करेंगे, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो साधक नौली नहीं जानते हैं, नहीं कर पा रहे, वो अग्निसार का अभ्यास कर लेंगे, अग्निसार को सब कर ही लेते हैं। फिर यहाँ कहा जा रहा है, वैसे हम लोग व्यवहारिक तौर पर कहा जाता है 3 मिनट ही रखे, 3 मिनट में निकाल लें, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में ये भी लिखा हुआ 5 से 20 मिनट तक अमाशय में छोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा समय नहीं छोड़ना है, जब छोटी आत्मा प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आप लोग 5 से 20 मिनट के चक्कर में मत पड़िएगा, 3 मिनट तक ही रखिएगा। लेकिन इस पुस्तक में लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहले कर चुके हैं उनके निर्देशन में ही अभ्यास कीजिएगा। फिर क्या करना है, कागासन की स्थिति में बैठ जाए, वस्त्र को दोनों हाथ से पकड़े और धीरे धीरे बाहर निकालना है। धीरे 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 लगेगा छीलते हुए आ रहा है, सबको एकदम रगड़ते हुए आ रहा है, तो ज्यादा तेजी से करेंगे तो जख्म भी हो सकता है। वैसे तो वस्त्र बड़ा कोमल होता है, और अंदर गया तो श्लेष्मा से लग जाता है, तो कोमल कोमल और हो जाता है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में ये गड़बड़ हो सकता है, तो जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे निकालना है। अभ्यास कब करना है, सुबह सुबह खाली पेट ही अभ्यास करना है। इसको नहीं करना है तो उसी तरह हाई बीपी पेशेंट को नहीं करना है, जिन्हें दौरा पड़ता हो उन्हें नहीं करना है, पेप्टिक अल्सर हो पेट में, शारीरिक रूप से कमजोरी हो कोई और, तो भी नहीं करना, ऑपरेशन हुआ तो भी नहीं करना है, क्योंकि नौली और अग्निसार करना होता है। तो पेट का ऑपरेशन हुआ तो 6 महीने तक अभ्यास नहीं करें, फिर डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। गर्भावस्था में भी तो वर्जित है ही। लाभ क्या होता है वस्त्र धोती का, छाती में जो जमा हुआ कफ है वो बाहर निकलता है, श्वास नली की पेशियां पर भी असर होता है, उसकी भी सफाई हो जाती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वचालित तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली बेहतर होती है, बताइए भी दिया हुआ है। आत्मविश्वास बढ़ता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, और ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कुष्ठ रोग का निवारण होता है। ये कहा गया किस ग्रंथ में, धोती की लंबाई कितनी बताई गई है, ये देखिए। हठ प्रदीपिका 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा, ये तो पहले पढ़े हुए हैं, बस ये रिवीजन आपका हो रहा है, आनंद आ रहा होगा।
रत्नावली में 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा कहा गया हठ रत्नावली में। घेरन संहिता में लंबाई नहीं बताई गई, सिर्फ चौड़ाई 4 अंगुल है। लंबा में 2 ग्रंथों में बताया गया। अपना जो 8 हठ ग्रंथ पढ़ना है सिलेबस में, 3 में ही षटकर्म, अष्टकर्म और षटकर्म की चर्चा है। 2 में षटकर्म, 1 में अष्टकर्म है, ध्यान रखिए। घेरन संहिता में वस्त्र धोती के बारे में अलग से हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। हृदय धोती के अंतर्गत दंड धोती, वमन धोती, वाससा धोती है, और यहाँ वसंत धोती के अंतर्गत घेरन संहिता में कहा गया है चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर ग्रसेत पुनः प्रत्याहरेत एतत् प्रोच्यते धोती कर्म गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ कफ पित्तम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने। तो यहाँ पर हम दोनों का ही कर रहे हैं, घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका में, ठीक है। उसमें भी शायद लिखा हुआ है नीचे पर, हठ रत्नावली में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अंगुल चौड़े वस्त्र को धीरे धीरे निकलना है, फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। निकल करके वस्त्र धोती है। फल को अलग से देख लीजिए, घेरन संहिता का फल क्या कहा गया है। गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठ कफ पित्त का नाश होता है, आरोग्यता बढ़ती है, बल और पुष्टि दिनों दिन बढ़ाने वाला ये अभ्यास है। कौन सा? वस्त्र धोती का, वसंत धोती का। हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है? 4 अंगुल विस्तार, हस्त पंच दशायतम 15 हाथ लंबा, गुरुपदिष्ट मार्गेन सिक्तम वस्त्रम सनेर ग्रसेत। वो भिगोया हुआ वस्त्र जो है गुरु के मुताबिक उसको धीरे धीरे निगलेंगे। पुनः प्रत्याहारेत चेतत उतितम धोती कर्म तत्, फिर उसको बाहर निकालेंगे, यही धोती कर्म है। 4 अंगुल और 15 हाथ कहा गया है गुरु के निर्देशन में, ये अभ्यास करना है। इसका लाभ नहीं लिखा है, लाभ, उसका लाभ किन्हीं को याद है? लाभ याद है किन्हीं को? हठ प्रदीपिका में क्या लाभ कहा गया है धोती का? बताइए, रिवीजन भी हो रहा है, पढ़ के तो आए ही होंगे सब लोग, फिर भी चाहते हैं कि ना बताएं क्योंकि इनको पता चल जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे। सर वो था याद है, काश श्वास प्लीहा बीस कुष्ठ प्रकार के कफ 20 रोग। प्रकार के कफ। हाँ, बहुत सुंदर, ठीक, बहुत सुंदर। देखिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। काश श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगाश्च विंशति धोती कर्म प्रभावेन, तो ये कहा गया है काश श्वास प्लीहा कुष्ठ और सभी 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हठ प्रदीपिका का ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे आप लोग अगर पढ़ के आए होते तो और आनंद आया होता। हठ रत्नावली में वस्त्र धोती के बारे में क्या कहा गया है? 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा वस्त्र ले और उसको निगले और फिर बाहर निकाल ले। लाभ क्या कहा गया है? हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता लाभ है। धोती से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, काश श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोग जो है 20 प्रकार के दूर होता है। हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता है। अब अगला अभ्यास जो व्यवहारिक तौर पर करना है वो दंड धोती के बारे में कहा गया है। दंड की तैयारी पहले करनी है। आजकल तो दंड धोती जो है, पहले जो दंड धोती होता था वो अलग था, आजकल तो इसकी जगह पर हो गया है क्या, रबर का पाइप आ गया हुआ। रबर का जो है कैथेटर मिलता है मोटा वाला, उसमें भी वो होता है, नंबर होता है, कितने नंबर का कैथेटर चाहिए। तो कहा गया वो ठीक है, आज के हिसाब से कीजिए, उस कैथेटर को लीजिए, पहले उसको गर्म पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए। लंबाई करीब 2-2.5 फीट होना चाहिए, 2 से 2.5 फीट लंबाई होनी चाहिए। अभ्यास से पहले दंड पर कहा गया थोड़ा सा घी लगा दीजिए ऊपर, या बादाम रोगन तेल, हम तो बादाम रोगन तेल लगा करके फिर दंड धोती करते थे। बादाम रोगन तेल लगा दिए ताकि वो चिकनाई युक्त हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, पहले तो वस्त्र ओत करते थे, कुंजल क्रिया करते थे। कुंजल में ही, कुंजल क्रिया में आधा पानी निकालते थे और आधा पानी रहने देते थे, ऐसा करते थे हम लोग व्यवहार में। यहाँ जो कहा गया है, सबसे पहले करीब 4 गिलास गुनगुना पानी पिए, कागासन में बैठे, फिर वमन क्रिया की तरह खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं, बैठकर खड़े होकर, दोनों निर्देश दिया गया बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में। पानी पीने के बाद दंड को धीरे धीरे मुंह के अंदर डालेंगे, अंदर डालते इसमें थोड़ा मुंह को ऊपर उठाते थे और दोनों हाथ से करते थे, थोड़ा दंड को ऐसे ऊपर करते थे, गले के पास एक बार अटकता था, फिर आराम से चला जाता था। अब बहुत दिनों से नहीं किया हुआ है।
अमाशय के अंदर पेट तक उसको पहुंचाना होता था, और इतना तकरीबन 1 फीट के आसपास, 1 फीट या आप कह सकते हैं कि आधा फीट के आसपास तकरीबन बाहर रहता था। तकरीबन नली पर भी डिपेंड करता था कि कितनी बड़ी नली है। तो 1 फीट तकरीबन बाहर रखते थे, खड़े होकर के या बैठ करके। खड़े होकर के अभ्यास ज्यादा अच्छा होता था। खड़े होकर के झुकते थे आगे, अपने आप पेट के प्रेशर से पानी उस नली से बाहर निकलने लगता था। शुरुआत में जब अभ्यास किया तो उसमें से, अगर रात में देर से भोजन किया तो कोई भोजन के कण भी उसमें से आते थे, भोजन के कण में भी आते थे। अगर अच्छे से खाना पच गया हुआ तो फिर नहीं आता था। पानी निकल जाए तब फिर उस दंड को धीरे धीरे बाहर निकाल लीजिए, अच्छे से सफाई कीजिए, क्योंकि वो साफ होने में बड़ी मुश्किल होता था। पेट के अंदर इतना चिपचिपा पदार्थ है, इतना ज्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है कि उसको जब आप धोएंगे ना तो धोते समय लगेगा कि क्यों नहीं धुल रहा है, क्यों नहीं धुल रहा है, क्यों नहीं धुल रहा है। कई बार पानी डालना पड़ता है। किसको नहीं करना चाहिए? हाई बीपी पेशेंट को नहीं करना चाहिए, हृदय रोग के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, पेट का अल्सर है नहीं करना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर का सलाह लें, मिर्गी के पेशेंट है नहीं करना चाहिए। गले में या पाइपलाइन में, यहाँ तक आपके भोजन नली में कोई घाव संक्रमण है तो नहीं करना है। गर्भावस्था में भी नहीं करना है। फल क्या होगा? कफ और पित्त दोष का नाश होता है दंड धोती से। अमाशय की सफाई हो जाती है अच्छे से, तो पाचन जो है क्रिया वो बेहतर होती है। एसिडिटी और गैस की समस्या भी दूर होती है। गले और श्वसन तंत्र को ये बेहतर बनाता है। तो इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। दंड धोती की चर्चा घेरन संहिता में है। क्या हठ प्रदीपिका में है दंड धोती की चर्चा? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहा गया है हृदय धोती के अंतर्गत दंड, वमन और वाससा धोती, जिसमें कहा गया रंभा दंडम हरि दंडम वेत्र दंडम तथैव च घृण मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहारे क्षणे कफम पित्तम तथा क्लेदम रेचेत ऊर्ध्वम ऊर्ध्ववर्त्मना दंड धोती विधानेन हृदय रोगम नास्येत ध्रुवम। ये आपका हो गया घेरन संहिता का। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। केले के डंठल से, हल्दी के डंठल से या बेत के डंठल से हृदय के मध्य में घुसाएंगे, बार बार निकालेंगे। कफ पित्त और क्लेद का मुंह से फिर रेचन करने के लिए कहा गया है। तो कफ पित्त तो दूर होता है, हृदय रोग का नाश होता है। अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता भी हम लोगों ने देख लिया, व्यवहारिक भी देख लिया, घेरन संहिता भी देख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है आपका शंख प्रक्षालन। पूर्ण भी और लघु भी दोनों कहा गया, पूर्ण और लघु दोनों का हमने यहाँ विस्तार से लिखा हुआ है, जिसमें जो आपका बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में बहुत विस्तार से अच्छे से बताया गया है। घेरन संहिता में इसी को वारिसार धोती से मिलता जुलता अभ्यास है। वारिसार धोती कहा गया कि वो भी वही है, पानी से ही सफाई करनी। याद आया वारिसार वाला? बस एक ज्योति जी को याद आया, बाकी लोगों को नहीं आया? याद ही होगा, सोच रहे होंगे क्या छोटी मोटी बात पूछते हैं, कुछ बड़ी बात हो तो पूछा करो, छोटी बात क्या है जवाब दे। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। शंख का अर्थ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का वो हुआ, थम्सअप हुआ। शंख का अर्थ है आंत, यानी आंत शंख की तरह होते, शंख में से कंदराएं होती, भूमि होती, वैसे आंतों की स्थिति होती है। इसीलिए आंत के लिए यहाँ शंख शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रक्षालन मतलब होता है धोना या सफाई करना। शंख प्रक्षालन करने से एक दिन पहले की शाम को हल्का तरल पदार्थ लिया जाता है। पूर्व की तैयारी हो गई है, बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से पूरी तरह लिया हुआ है। और कभी हमने किया है तो हम भी ऐसे ही अभ्यास करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें लिखी हुई है। एक दिन पहले से तैयारी, कई बार तो 2 दिन पहले से भी तैयारी कर लेते, लेकिन एक दिन पहले से लिखा हुआ तैयारी करेंगे। हल्का भोजन करेंगे, अर्ध तरल हो, ठोस नहीं करेंगे भोजन। फिर वर्तमान तैयारी क्या है? पानी तैयार करना, आपको एकदम खूब अच्छे से पानी तैयार करना है। स्वच्छ गुनगुना जल पर्याप्त मात्रा में रखना है। और जल का नीचे तो नहीं ही होना चाहिए, वर्षा जी। और गुनगुने जल में इसमें भी कहा गया कि नमक मिला लेंगे। 1 लीटर जल है तो 2 चम्मच नमक। 1 लीटर में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कई गिलास पानी पीना है। तो मान लीजिए कि 5 लीटर लिया तो ज्यादा नमक मिलाएंगे, 10 चम्मच नमक मिलाएंगे। 5 लीटर लिया हुआ है तो ऐसा लिखा हुआ है। और फिर उसके साथ साथ जल तैयार हो गया और खिचड़ी भी तैयार करनी है। चावल और मूंग दाल की बिना नमक वाली खिचड़ी तैयार करना, ये ध्यान रखें, बिना नमक वाली खिचड़ी तैयार करने के लिए कहा गया। तो बाद के लिए है, तैयार करके पहले रख लीजिए। अगर घर में कोई है तो तैयार कर देंगे, कोई नहीं है तो आप उसके बाद
अभ्यास के बाद शायद आपकी स्थिति ऐसी ना हो कि आप तैयार करने के लिए इतनी ताकत बचे। तो क्योंकि अभ्यास के 45 मिनट के बाद 45 मिनट तक विश्राम करना है, उसके बाद वो खिचड़ी खाना है घी डाल करके, बिना नमक वाली। अब आइए, और निर्देश दिया गया है, संघ प्रक्षालन से पहले कोई मेहनत का काम नहीं करना है। आज संघ प्रक्षालन करना है, आज पूरे दिन की छुट्टी ले लीजिए, अच्छे से छुट्टी ले लीजिए। खाली पेट रहना है, सुबह में कोई काम नहीं करना है। हल्का आरामदायक वस्त्र पहनना है, सूती वस्त्र, कोमल वस्त्र। अब क्रिया विधि पर आते हैं। इसके ना आसन का सीक्वेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, आसन का सीक्वेंस ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से पूछा जाता है। 2 गिलास नमकीन गुनगुना पानी जल्दी से पी लेंगे, उस वक्त जल्दी से पीना, धीरे धीरे नहीं। फिर 5 आसन जो दिए गए हैं, इसको 8-8 बार 5 आसनों को करेंगे। तारासन करेंगे 8 बार, तिर्यक तारासन 8 बार करेंगे, कटी चक्रासन 8 बार करेंगे, त्रियक भुजंग आसन 8 बार करेंगे और उद्राकर्षण 8 बार करेंगे। तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन, तीनों खड़े होकर हो गया। फिर उसके बाद लेट करके है त्रियक भुजंग आसन, फिर उद्राकर्षण बैठ करके है। खड़ा, लेटना, बैठना, इससे भी याद रहेगा आपको, ठीक है। तो जब ये हम एक बार पूरा सभी 5 आसन को 8-8 बार कर लेते हैं तो एक चक्र माना जाता है कि पूरा हुआ। लेकिन एक चक्र से क्या ही होने वाला है, पूर्ण संघ प्रक्षालन करने जा रहे हैं। फिर तुरंत 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे खटाक से। फिर 5 आसन को 8-8 बार दोहराएंगे, फिर दोहराएंगे। फिर इसी प्रक्रिया को तीसरी बार भी दोहराएंगे, तो हो गए 6 गिलास पानी। जब 3 चक्र पूरा हो जाता है, 3 चक्र पूरा होने के बाद शौचालय जाना है। शौचालय आए चाहे ना आए आपको, उस दौरान शौचालय जाना ही जाना है। आ रहा है तो बहुत अच्छा, जाइए आराम से, कोई जोर नहीं लगाना है। आराम से शौचालय में बैठिए, पानी को बाहर निकालने दीजिए गोदामार्ग से, जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आंत खाली नहीं हो रहा है, नहीं आपको जो है नेचुरल कॉल आ रहा है पानी पीने के बावजूद, कोई बात नहीं, कुछ मिनट शौचालय में बैठिए, वापस आ जाइए, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए। आकर के क्या करेंगे, फिर 2 गिलास पानी पिएंगे, फिर 5 आसनों को 8-8 बार दोहराएंगे, फिर से शौचालय जाएंगे, फिर कुछ देर बैठेंगे। हाथ खाली हो गया तो ठीक, नहीं तो जोर नहीं लगाना है। फिर से आएंगे, फिर से अभ्यास दोहराएंगे। अब सवाल है कब तक दोहराएंगे, कहेंगे बाप रे कमजोर हो जाएंगे, कमजोर तो हो जाते हैं। तब तक दोहराएंगे जब तक पानी जो ऊपर से पिया हुआ है नीचे से एकदम साफ पानी ना निकलने लग जाए, तब तक दोहराएंगे। पहले ठोस मल बाहर आएगा, उसके बाद गंदा जल बाहर आएगा, थोड़ा थोड़ा मल, फिर स्वच्छ जल आएगा। तो निर्देश ये दिया जाता है कि जब थोड़ा मटमैला ही जल हो ना, ठोस निकला, थोड़ा ज्यादा गंदा निकला, थोड़ा कम गंदा है, उसी समय अभ्यास को रोक देना चाहिए, क्योंकि पेट में तो पानी है ही, थोड़ी देर में निकल करके वो साफ ही हो जाना है। तो सामान्य रूप से कहा गया पूर्ण संघ प्रक्षालन में 16 गिलास पानी पीने का निर्देश है, पिया जाता है 16 गिलास। 16 गिलास में स्वच्छ जल बाहर आने लगता है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बताया गया, हो सकता है किसी का 10 गिलास में ही हो जाए, किसी का 12 में हो जाए, किसी का 8 में ही हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन 16 गिलास एक आदर्श स्थिति बताई गई। आसन के अभ्यास की गति भी सबकी अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पर कहा गया जल्दी जल्दी पानी पीने की बात कही गई है। जो लोग 2 गिलास पानी नहीं पिया जा रहा तो 1 गिलास पानी पीकर अभ्यास कीजिए। जब पिया ही नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लघु संघ प्रक्षालन करवाते हैं कई बार, तो उसमें भी उनसे पानी नहीं पिया जाता, तो उनको 1 ही गिलास पिला दीजिए। नमक वाला पानी पी रहे हैं, उबकाई आ रही है तो छोड़ दीजिए नमक वाला पानी, या नमक का मात्रा कम कर दीजिए, ऐसा भी होता है कई बार। अब संघ प्रक्षालन के बाद क्या करना है, ये निर्देश दिया गया। इस अभ्यास के 10 मिनट के बाद कुंजल क्रिया और उसके बाद जल नीति का अभ्यास करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट। कुंजल क्रिया करनी है 10 मिनट के बाद पूर्ण संघ प्रक्षालन के, और जल नीति की क्रिया करनी, कुंजल और जल नीति, ये ध्यान रखिएगा। विश्राम के लिए खास निर्देश है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभ्यास के बाद स्नान नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। 45 मिनट शवासन में पूर्ण विश्राम करना है पूर्ण संघ प्रक्षालन के बाद, लेकिन सोना नहीं है। अब ये भी शंका, इतना तो थक जाता आदमी, फिर लेटना है और सोना नहीं है। क्यों नहीं सोना है,
अगर एग्जाम में आ जाए, संघ प्रक्षालन के बाद क्यों नहीं सोना है? सिर दर्द और सर्दी जुकाम का डर होता है। सो गए तो सिर दर्द होना शुरू हो गया, सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाए। विश्राम जब कर रहे हैं 45 मिनट का, तो शरीर में गर्मी बनाए रखना है। ठंडा के समय कंबल ओढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस अवधि में बातचीत नहीं करना, मौन रहना है। यूरिन आए अगर शवासन में भी, तो सामान्य घटना है, जरूर जाइए, यूरिन जाना है, बार बार आए बार बार जाइए। और कहा जाता है कि विश्राम के दौरान पाचन तंत्र पर जो इतना प्रभाव पड़ा है वो फिर से सक्रिय हो जाता है और नॉर्मल होने लगता है उसका। शंख प्रक्षालन के बाद 45 मिनट विश्राम का, विश्राम के नियम बता दिया गया, वो देख लिया हम लोगों ने। अब भोजन करना है। 45 मिनट के बाद जो विशेष तौर पर आपने खिचड़ी पकाई थी, बिना नमक वाली खिचड़ी, चावल और मूंग दाल की खिचड़ी, उस खिचड़ी का सेवन करना है। खिचड़ी में घी मिलाना है। घी क्यों मिलाना है? क्योंकि सफाई की आपने पेट की, तो जो लेयर्स उसके हैं, छोटी आंत बड़ी आंत के सबके लेयर्स हैं, वो लेयर्स हट जाता है, धुल जाता है लेयर्स। तो आपके आंतों के भीतरी सतह पर कोई परेशानी ना हो, खिचड़ी से कोई आघात ना लगे, भोजन का आघात ना लगे, इसलिए एक तो नमक नहीं डाला जाता है खिचड़ी में, दूसरा उसमें घी मिला दिया जाता है। आसानी से जो है घी लेयर को रिपेयर करने का काम करता है। चावल इसलिए डाला जाता है, चावल आसानी से पच जाता है। अब ये नहीं कि कोई मिल करके एकदम पंचमेला टाइप का जो है खिचड़ी ले लिया, उसमें जो है ज्वार भी है, बाजरा भी है, पता नहीं क्या क्या है, ठोस है, ठीक से पच ही नहीं रहा है, वो ठीक से जो है वो गीला नहीं हो रहा है, उसको खा लिया तो नुकसान हो जाएगा। और खिचड़ी भी कितना खाना है? कहा गया खिचड़ी भरपेट खाए, यानी पर्याप्त मात्रा में खाएं, ये ध्यान दें। पर्याप्त मात्रा में खाने की बात कही गई है खिचड़ी को। पर्याप्त मात्रा में, ये नहीं कि 2 चम्मच खाया मन नहीं हो रहा है, नहीं, पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि पूरा पेट खाली है। पेट को आदत नहीं खाली रहने की, उसमें चाहिए भोजन। और शंख प्रक्षालन के बाद जो भोजन हम करते हैं, इस भोजन से क्या होता है? आंतों में क्रमाकुंचन गति होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी, क्रमाकुंचन गति होती है। तो ये खिचड़ी जब जाता है तभी तो गति होगी, भोजन नहीं जाएगा, गति नहीं होगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो इसीलिए क्रमाकुंचन गति को करने के लिए भरपेट भोजन किया जाता है, नहीं तो अपच और कब्ज जैसी समस्या हो जाएगी। जब आपने भोजन कर लिया है तो 3 घंटे तक सोना नहीं है। आप यानी कि भोजन कर लिया, थक गए तो जाके सो गए, कहा गया 3 घंटे तक सोना नहीं, क्योंकि सोते ही आपके सिर दर्द शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिए। सोएंगे तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा। 3 घंटे के बाद आप विश्राम कर सकते हैं। तो यानी पूरा दिन तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी उस दिन। उसके दूसरे दिन भी कहा गया है कमजोरी आ रही, आराम करना है। और अगर थोड़ा बहुत काम करते हैं तो कोई भारी काम नहीं करेंगे, ना ही मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से कोई भारी काम दिमाग पे लेंगे, ना शरीर पे लेंगे। और बोलेंगे भी ज्यादा नहीं, कम बोलना है। अब कहा गया पहली बार दिन में खिचड़ी खाए, रात में क्या खाएंगे? तो कहा गया रात में भी खिचड़ी ही खाएंगे 6 घंटे बाद। मान लीजिए 12 बजे दिन में हमने खिचड़ी खाया, तो शाम को 6 बजे फिर से खाना है। और कहा गया जरूर खाना है, भूख नहीं लग रहा है तब भी खाना है, दूसरी बार फिर से वही खिचड़ी खाना है। भूख ना लगे तब भी दूसरी बार भी भोजन करना है। ये निर्देश भी इंपॉर्टेंट है। फिर मौसम में संग प्रक्षालन करें। किस मौसम में? बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंड के मौसम में कोशिश करें ना हो अभ्यास। जिस दिन बहुत बादल लगे हो उस दिन भी अभ्यास नहीं करना है, ऐसा भी कहा गया, बहुत बादल लगे हुए अभ्यास नहीं करना है। बहुत अधिक हवा चल रही है तो भी अभ्यास नहीं करना है, सिर दर्द हो जाएगा, कोई और दूसरी बीमारी हो सकती है। बरसात के मौसम में भी ना करें, शरीर कमजोर है तो पता चला कि कोई वो हो गया, इन्फेक्शन हो गया। साल में कितनी बार संघ प्रक्षालन करेंगे? तो कहा गया साल में 2 बार से ज्यादा ना करें, ये भी एक निर्देश दिया गया है। ये नहीं कि हर महीने एक बार कर लें, नहीं, साल में 2 बार, यानी 6 महीने में एक बार। संघ प्रक्षालन में कितना समय लगता है? पूरा दिन का समय लग जाता है, पूर्ण संघ प्रक्षालन कहते हैं। और दूसरे दिन को भी जो है आपको खाली रखना चाहिए अगर हो सके तो, ताकि आप विश्राम कर पाए दूसरे दिन, बिल्कुल रिलैक्स। साधारण क्रिया नहीं है। अभ्यास कब तक करना है? स्वच्छ जल जैसे निकलने लग जाए बंद कर दें, या फिर जब बाहर निकलने वाला पानी थोड़ा मटमैला है तभी बंद कर दें। अभ्यास के बाद पानी कब पीना है? भोजन की बात हुई तो भोजन के साथ थोड़ा पानी तो पीना ही है, लेकिन कहा गया है
अभ्यास के 45 मिनट बाद पहला भोजन लेंगे, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद ही जल या नारियल पानी वगैरह कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं, और ठंडा जल तो बिल्कुल नहीं लेंगे। 2 घंटे बाद पानी पीना या नारियल पानी पीना कहा गया है, ग्रंथ में लिखा है। अभ्यास के बाद एसी और पंखा का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि शरीर को कहा गया गर्म रखना, ये एक अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर को गर्म रखना, ऊपर बात आई हुई थी। ठंडे मौसम में कर रहे हैं तो जब विश्राम कर रहे हैं थोड़ा कंबल डाल लीजिए शरीर के ऊपर, तो शरीर को गर्मी बनाए रखनी है। खुली धूप में नहीं बैठना कि नहीं गर्मी बनाए रखनी तो खुली धूप में जाकर के बैठ गए, वो भी गलत है। अंगीठी जला करके भी नहीं बैठना है। इसके बाद कोई एक्सरसाइज भी नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद कौन सा 2 अभ्यास बताया गया था करना है? सर नीति बताई गई थी और कुंजल क्रिया नहीं, किसके लिए बताया गया था? प्रक्षालन के बाद सर। ठीक, कुंजल और जल नीति, ठीक है। अभ्यास के कितने दिन तक आहार का नियम रखना है? आज हमने कर लिया अभ्यास, अब क्या नियम रखें? आगे कितने दिन बाद फिर मन तो करेगा, उसके बाद छोले भटूरे वगैरह खाएं। तो अभ्यास के बाद 1 महीने तक चटपटा छोले भटूरे बंद, मसालेदार भोजन बंद, एसिडिक भोजन बंद। किसी के यहाँ योग कराने जा रहे हैं, उनके यहाँ पार्टी है तो भी नहीं खाना है। उन्होंने अब बुला लिया, हमारे योगा सर आए हुए, आइए स्पेशली भोजन पर नहीं जाना है, नहीं मनाई, जाए तो नारियल पानी पीकर आ जाए। मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं करना है। अचार, मिठाई, चॉकलेट, ठंडा पेय नहीं लेना है। देखिए नियम कितना बताया गया। दूध, छाछ, दही के साथ खट्टे फल भी नहीं खाना 1 महीने तक। किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, मादक पदार्थ भी नहीं लेना है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 1 महीने तक ना करें, बहुत जरूरी हो तो ही करें। लिखा हुआ एंटीबायोटिक 1 महीने तक नहीं इस्तेमाल करना है। और अगर कोई ऐसा दवाई है जो रेगुलर आप लेते हैं, जैसे थायराइड का हो गया, बीपी का हो गया, तो इसके लिए भी कहा गया 2-3 दिन के बाद ही नियमित रूप से ले सकते हैं। वैसे तो बीपी वालों के करना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो सामान्य में थायराइड का ले लेते हैं, कई बार डायबिटीज का ले रहे हैं, ऐसी कोई चीज ले रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद ले सकते हैं। और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको अभ्यास नहीं करना चाहिए, और एक अभ्यास प्रशिक्षित शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? हृदय और किडनी से संबंधित समस्या हो तो नहीं करना चाहिए, हाई बीपी है तो नहीं करना चाहिए, जो रोग की नियमित दवाई ले रहे हैं 1 दिन भी नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हुआ तो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, गर्भावस्था में भी नहीं करना। हाँ देव जी। सर ऊपर दिखाना थोड़ा सा, बस ठीक है, अब आते हैं हम लोग लाभ पर। लाभ में कहा गया है लीवर को ठीक करता है, पाचन संबंधी समस्या को दूर करता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, कफ दोष को भी संतुलित कर देता, निकालता है, रक्त की शुद्धि हो जाती है, प्राण शरीर को ऊर्जावान बनाता है, नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध करता है, नाड़ियों और चक्रों को भी शुद्ध करता है। ध्यान रखिए, बड़ी बात कही गई, नाड़ियों और चक्रों की शुद्धि करता है, प्राणों में समता आती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, मन शांत करता है, चेतना की उच्च अवस्था के लिए तैयार करता है आपको, चेतना की उच्च अवस्था के लिए आप तैयार हो। अब इसमें देखते हैं किस आसन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो 5 आसन है, कहा गया जब तारासन कर रहे होते हैं तो अमाशय पर प्रभाव पड़ता है, तिर्यक तारासन कर रहे हैं तो छोटी आंत बड़ी आंत तक प्रेशर जाता है, कटी चक्रासन जब कर रहे हैं तो छोटी आंत की मालिश होती है अच्छे से, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण जब हम करते हैं तो उससे आंत की गुहा मतलब इंटरनल और बड़ी आंत मलाशय को दबाता है, ये मल त्याग के लिए उसको प्रेरित करता है। तो सबका अलग अलग काम भी बताया गया है। यहाँ हमारा पूर्ण शंख प्रक्षालन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं लघु शंख प्रक्षालन पर। छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में इलियोसिकल वाल्व होता है, यानी छोटी आंत से जब हम बड़ी आंत पर ट्रांसफर होते हैं तो इलियोसिकल वाल्व है, तो इसको ऐड कर ही लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ कौन सा वाल्व होगा? पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक वाल्व। चलिए, और यहाँ हो गया इलियोसिकल वाल्व। चलिए बहुत बढ़िया, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पूर्ण शंख प्रक्षालन कंप्लीट हो गया, अब हमारा है लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन में इतना नियम तो नहीं है, बाकी तैयारी ऐसी ही है,
लेकिन इतना नियम नहीं है कि एक दिन 2 दिन छुट्टी लेने की जरूरत पड़ जाए। विधि उसी की तरह है, लेकिन इसमें 6 गिलास पानी से ही काम चल जाता है। तकरीबन 2 लीटर पानी लेंगे तो काम चल जाएगा। पानी को उसी तरीके से तैयार करना, उतना ही नमक वाला हिसाब किताब रखेंगे। 5 आसन उसी तरीके से 8 बार दोहराएंगे। पहले 2 गिलास पानी पीकर, फिर 2 गिलास पानी पिएंगे, फिर तीसरी बार भी 2 गिलास पानी पीकर वही आसन दोहराएंगे। 3 बार ये क्रम दोहराना है। उसके बाद शौचालय जाएंगे। पेट साफ हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी जोर नहीं लगाएंगे। भले ही तुरंत मल त्याग ना हुआ हो, बाद में जरूर होगा, प्रेशर आएगा तो जरूर होगा। सिंपल जब हम लोग कुंजल करते हैं तब भी जो है कई बार पेट साफ हो जाता है अगर कुछ पानी रह जाता है तो। फिर सहायक अभ्यास कौन सा है? कुंजल और जल नेति का अभ्यास इसमें भी बताया गया। कुंजल और जल नेति का अभ्यास। लघु शंख प्रक्षालन 1 घंटे में पूरा हो जाता है, जबकि उसको कई घंटे लग जाते हैं। उसमें प्रोसेस भी लगता है पूरा। 45 मिनट तो आपको फिर विश्राम ही करना है, फिर भोजन करना है, 3 घंटे नहीं सोना है, फिर 6 घंटे बाद दूसरा भोजन करना, उसमें बहुत सारी बातें। और इसमें कहा गया अभ्यास के बाद आधे घंटे का विश्राम करना, 45 मिनट का नहीं है। अभ्यास के बाद आधे घंटे का विश्राम कीजिए। उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, हल्की चीजें। कोई विशेष भोजन जरूरत नहीं, खिचड़ी खाएं, कोई भोजन हल्का खा सकते हैं। अगर हल्का शाकाहारी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लाभ आंतों की कार्य प्रणाली को सही करता है, मल को बाहर निकालता है। पूर्ण शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते जो, उनके लिए ये बेहतर है। पाचन संबंधी रोग दूर करता है। किडनी की सफाई के लिए भी बेहतर अभ्यास माना गया है। कौन नहीं कर सकते हैं? तो इसमें थोड़ा सा ऊपर वाले से पूर्ण शंख प्रक्षालन से थोड़ा सा कम है, क्योंकि प्रेशर कम आ रहा है। हालांकि हार्ट वाले, बीपी वाले को इसमें भी जो है मनाही कर दी। अब पेट साफ करने का ग्रंथ में तो नहीं है अपने वो सिलेबस में, लेकिन ये अभ्यास हम लोग जानते हैं टीटी के अभ्यास से किया जाता है। टीटी के तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। इसका अभ्यास बहुत हम लोग सभी लोगों ने तकरीबन किया होगा शुरुआती दिनों में। पेट साफ करने के लिए सुबह सुबह ये आसन बहुत बढ़िया रहता है। तीनों आसन कहा गया 1 लीटर गुनगुना पानी नमक के साथ तैयार करें, जल्दी जल्दी 1 गिलास पानी पिए। तारासन का 10 बार अभ्यास करें, फिर दूसरा गिलास पानी पिए। तिर्यक तारासन का 10 बार अभ्यास करें, फिर तीसरा गिलास पानी पिएंगे। कटी चक्रासन का 10 बार अभ्यास करेंगे, फिर चौथा गिलास पानी पिएंगे और फिर शौचालय जाएंगे। जोर नहीं लगाना है, अपने आप उस वक्त हो गया साफ पेट तो ठीक, नहीं तो कोई बात। ये भी खाली पेट अभ्यास करना चाहिए और बाकी आसनों से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए शुरुआत में। हम लोग हरिद्वार में थे, कैंप में होते थे, तो जिनका पेट साफ नहीं होता था पानी पी के पहुंच जाते थे वहाँ अभ्यास करने, और गुरुजी कहते थे फिर टीटी के ही पर पहले कर लो। और बहुत सारे लोग उसके बाद भागते थे बाथरूम की तरफ वहां से, तो उनका पेट साफ हो जाता, फिर आते थे, अच्छे से आसन करते थे। कितनी बार अभ्यास करें? सप्ताह में 1 बार ही अभ्यास करें। लेकिन कब्ज की स्थिति है तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, जब तक कब्ज ठीक नहीं हो जाता है। भोजन के किसी विशेष परहेज की जरूरत इसमें है नहीं। टीटी के वाले अभ्यास में कब्ज दूर होता है, पाचन संबंधी समस्या का समाधान होता है, शरीर में हल्कापन का आभास होता है। अब सवाल आया, हम लोगों ने ऊपर देखा था वारिसार की क्रिया से मिलता जुलता है, एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है शंख प्रक्षालन किससे मिलता जुलता है। तो कहा गया है वारिसार में आकंठ पूर्येद वारी वक्त्रेण च विवेक्षण चालयेत उदरेण एव च उदराद रेचयेत अधः वारिसारं परम गोप्यम देह निर्मल कारकम साध्येत तत् प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते। देवता के समान जो शरीर हो जाता है। मुख से धीरे धीरे कंठ प्रयत्न पानी पिए, फिर पेट को चलाएं, उसके बाद पानी को गुदाद्वार से बाहर निकाल दें। वारिसार क्रिया ये है, परम गोपनीय है वारिसार क्रिया। देह निर्मल बनता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें, शरीर देवता के समान दिव्य हो जाता है। देव देहम प्रपद्यते कहा गया, देव देहम प्रपद्यते वारिसार हो गया। फिर नेति कहा गया, सूत्र एवं जल नेति कहा गया, दोनों करना है। जल नेति का अभ्यास किस ग्रंथ में बताया गया है? जल नीति का अभ्यास तीनों ग्रंथ में से, गहन संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में से। जल नीति नहीं है सर, सूत्र नीति है। जल नीति का अभ्यास नहीं बताया गया। आइए सूत्र नीति पर पहले आते हैं, फिर जल नीति। कॉटन का यानी कपास से बना विशेष धागा होता है सूत्र नीति का। धागे की कई लड़ियां उसमें मिली होती हैं और आपस में बंधी होती हैं, और आधे हिस्से पर मोम की परत चढ़ी होती है। आधे हिस्से पर मोम की का लेप जो है चढ़ा होता है। सूत्र की लंबाई तकरीबन 1 से 1.5 वितस्ती होता है।
मोटाई साधक के अभ्यास पे निर्भर करता है, शुरुआत में थोड़ा सा कम, बाद में ज्यादा। उसमें भी नंबर आता है, 4 नंबर का, 6 नंबर का, ऐसे आता है। ग्रंथ में नहीं लिखा है, सब बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में, और व्यवहार में ये कराया जाता है कि टीचर कहते हैं पहले पतला वाला सूत्र करना, फिर बाद में मोटा वाला सूत्र करना, ऐसे। 3 ग्रंथ जो हठ योग के हैं उसमें सूत्र नीति की लंबाई बताई। घेरन में 1 वितस्ती, हठ प्रदीपिका में भी 1 वितस्ती, और हठ रत्नावली में 6 वितस्ती बताई गई। याद आया? यानी 54 इंच कहा गया। जी सर। 54 इंच कहा गया। ठीक है, जल नीति का भी बता दीजिए, किस ग्रंथ में कितना लोटा जल लेना है? कुछ तो कहा होगा, आप लोगों ने बोला है तो सर नहीं, सर नहीं बताया है। अरे नहीं, आप लोगों ने बोला नहीं है सर। बताया, नहीं बताया तो घेरन ऋषि आएंगे लिख के जाएंगे, आत्माराम जी आएंगे लिख के जाएंगे, श्रीनिवास भट्ट जी आएंगे लिख के जाएंगे कि स्टूडेंट ने बोल दिया हुआ है, तो लिखना तो पड़ेगा। छूट गया है, गलती हो गई हमसे, चलिए कोई बात नहीं, कहाँ से में जाते हैं। आइए अब लाभ देखते हैं, क्या कहा गया घेरन संहिता में, क्या कहा गया है। खेचरी की सिद्धि होती है, साधनात् नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि आपनुयात्, कफ दोषा विनश्यन्ते दिव्य दृष्टि प्रजायते। खेचरी की सिद्धि, कफ दोषों का नाश, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। आप लोगों का यूनिट 5 का भी थोड़ा रिवीजन हो गया। हठ प्रदीपिका में कहा गया कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोग घम नेतिर आंसू निहंति च। कपाल शोधन होता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जत्रु ऊर्ध्व रोग यानी कंधे से ऊपर के रोग खत्म होते हैं, ये कहा गया हठ प्रदीपिका में। जत्रु ऊर्ध्व इसमें नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा, घेरन में। हठ रत्नावली में आते हैं, इसमें तो अलग ही, पहले तो इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो भी ले लिया। आंखों पुच्छ आकार निभम सूत्रम सुस्निग्ध निर्मितम षड वितस्ति मितम सूत्रम नेति सूत्र से लक्षणम, यानी 6 वितस्ति लंबा है। कोमल सूती धागे का प्रयोग किया जाता है जो चूहे की पूंछ के समान होता है। और लाभ क्या बताया गया है, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्री उर्वजात रोग घनी जायते नेति उत्तमा। किससे मिलता जुलता है? हठ प्रदीपिका से। कपाल शोधनी दिव्य दृष्टि, कंधे के ऊपर के रोग खत्म होते हैं, दोनों का एक कहा गया, दोनों भाई मिल गए। ठीक है, क्रिया विधि हम लोग देखते हैं व्यवहार में कैसे करते हैं। बैठकर या खड़े होकर दोनों तरीके से किया जाता है इस अभ्यास को। सिर को थोड़ा पीछे झुकाएंगे। अब मोम वाला हिस्सा जो है उसको नासिका में डालेंगे। कौन सी नासिका में डालेंगे? जो नासिका उस वक्त जिससे श्वास अच्छे से चल रही है उससे। अगर दोनों बराबर चल रही है तो किसी से भी कर सकते हैं। और अगर शुरुआत में कर रहे हैं आपको लगे कि नहीं जाएगा तो ना उस पर सूत्र पर थोड़ा सा बादाम रोगन तेल लगा दीजिए। सूत्र को डालेंगे नाक से, जिस नाक से वायु चल रही है नाक से डालेंगे। जब अंदर जाएगा गले के पास टच होता है, वो टच होने से आपको पता है जहां गले के पास टच हुआ, जैसे टच हुआ थोड़ा सा अंदर डालेंगे। और 2 उंगली जो है, ये 2 उंगली ऐसे डालें, ये 2 उंगली तर्जनी मध्यमा उंगली को ऐसे बनाएंगे, ले जाएंगे, दोनों के बीच में ऐसे फंसा लेंगे चिमटे की तरह। फंसा के धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ से उसको पकड़ के रखेंगे धागा, और ऐसे निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, निकाल के फिर उसको घर्षण करेंगे। हठ रत्नावली में तो कहा गया दोनों छोर को मिला के घर्षण करना है। व्यवहार में भी हम लोग घर्षण करते हैं, शुरुआत में कम घर्षण करना है। कोई लोग तो बस निकल जाए इतने में ही वो वाहवाही करता है, वह आपने निकल गया, घर्षण बाद में करेंगे। कहा गया 15 बार शुरुआत में, उससे ज्यादा घर्षण ना करें। किस चक्र पर प्रभाव पड़ता है? कहा गया आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है। विशेष बात क्या है, सूत्र नीति का अभ्यास जल नीति से पहले किया जाता है। नाक में डाला, घर्षण हुआ, कुछ टूट फूट हुई होगी कुछ मांसपेशियों में या कुछ गंदगी से, जल नीति करेंगे सब धुल धाल के बाहर निकल जाएगा। तो सूत्र नीति पहले, जल नीति बाद। और कहा गया लेकिन अभ्यास कब करेंगे? जब जल नीति में आप निपुण हो गए। पहले जल नीति का कुछ दिन अभ्यास कीजिए, निपुण हो गए तब सूत्र नीति का अभ्यास शुरू कीजिए। किसको नहीं करना है, नाक वगैरह में किसी को फोड़े हैं, फुंसी है, रक्तस्राव हो रहा है, नहीं करेंगे। नासिका पट की संरचना में ही कोई गड़बड़ी है, चोट लग गई है, डॉक्टर की सलाह लें, फिर देखी जाएगी। सूत्र नीति के लाभ जल नीति के समान ही सूत्र नीति का लाभ है। नासिका में अगर मांस वगैरह बढ़ा है तो वो उसको बैलेंस करता है, रास्ता बना देता है, वो अभ्यास अवरोध दूर हो जाता है कुछ महीने में। नासिका में जमा मल है वो ठीक होता है, दूर हो जाता है, वो भी श्वास का अवरोध खत्म हो जाता है। जिनका नाक बंद रहता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम लोग आते हैं जल नीति में। तो जल नीति में एक विशेष नीति पॉट होता है,
जो धातु का या प्लास्टिक का बना होता है, ज्यादातर लोग प्लास्टिक वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक, उसमें पाइप लगा होता है। शरीर के तापमान के बराबर पानी गर्म करेंगे, शरीर के तापमान के बराबर आधे लीटर जल में 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, आधे लीटर जल में, यहाँ कहा गया आधे लीटर, यानी ज्यादा नमक मिलाने के बाद नमक पूरी तरह घोल लेंगे, अच्छे से पूरे पानी में घुल जाए। फिर काग आसन में बैठेंगे या खड़े होकर, दोनों में, सुतनेति, ये दोनों में कर सकते हैं। बैठकर या खड़े होकर के सिर को आगे झुकाएंगे, मुंह से श्वास लेना शुरू करेंगे और नेति पॉट का जो आगे वाला हिस्सा है, डंटी वाला, उसको नासिका में डालेंगे, नेति पॉट को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ऐसा करते क्या होता है, दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलने लगता है। इसी क्रिया को फिर दूसरी नासिका से करेंगे। अब नासिका में पानी चला गया, क्योंकि साइनस कैविटी है, उसमें पानी चला गया, तो पानी निकालना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग योग संस्थान अलग अलग तरीका कराते हैं पानी निकालने का। यहाँ भी 3 तरीका बताया गया है। पहला तरीका है सीधे खड़े हो जाएं, एक नासिका को बंद करें, दूसरी नासिका से कपालभाति की तरह श्वास छोड़े, 10 बार दोहराएं, दूसरी नासिका से ऐसा ही करें, या एक से पहले कहा गया, फिर दूसरी से करेंगे, इस तरह से अभ्यास करेंगे। एक तरीका ये हुआ खड़े होकर के, फिर इसके बाद करना है तो एक ही है, तीनों तरीका करना है। अब कमर से आगे झुकेंगे, धड़ को आगे झुका देंगे, जमीन के समानांतर हो जाए धड़। दाहिने नासिका क्षेत्र को बंद करेंगे, सिर को दाईं ओर झुका लेंगे, दाएं को बंद किया, दाईं ओर झुका लिया। पहले की तरह फिर श्वास की क्रिया करेंगे, फिर बाईं तरफ झुकाएंगे, बाईं को बंद कर लिया, फिर उसी तरह से क्रिया करेंगे। फिर सिर को बीच में रखेंगे, दोनों नासिका से कपालभाति का अभ्यास करेंगे, झुक करके कहा गया, झुक करके। तीसरा है खड़े होकर के, दोनों पाँव में कमर के बराबर गैप लेंगे, दोनों नाक को बंद करेंगे, लंबी श्वास लेंगे, आगे झुकते हुए श्वास छोड़ देंगे, दोनों नाक को बंद करके। नाक बंद करेंगे तो मुख से श्वास आएगी। फिर दूसरी नासिका से भी, एक नाक को बंद करना है, अच्छा दूसरी नासिका से लेना है, एक नाक को बंद करना है, लंबी श्वास दूसरी से लेना है, आगे झुकते हुए श्वास छोड़ देना है। फिर दूसरे से भी ऐसा ही करना है 10-10 बार। लगे अभी भी पानी नहीं खत्म हुआ है तो हम तो एक ही बार में शशक आसन 10 बार, उधर कपालभाति 20 बार कर लिया, देखा हाथ पे पानी का छींटा तो नहीं आ रहा है, ये एक तरीका है देखने का। हाथ पे ऐसे नजदीक ले जाए, श्वास का झटका मारिए, अगर इस पे पानी का छींटा आ रहा है तो अभी है, तो शशक आसन में बहुत अच्छे से खाली होता है। रैबिट पोज में जाकर के वही क्रिया दोहराना है। 5 मिनट का समय नाक को ड्राई करने में लग सकता है। किस चक्र पर सजगता होनी चाहिए, आज्ञा चक्र पर होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। अब किसको नहीं करना चाहिए, तो कहा गया है जिनकी नासिका से रक्तस्राव हो रहा हो, बहुत सावधानी से अभ्यास करें। कान में संक्रमण हो तो भी नेति क्रिया नहीं करनी चाहिए, कान में संक्रमण है तो भी नहीं करना है। जब नाक पूरी तरह से बंद हो तो भी जल नेति नहीं करना है। एक तो ये सावधानी बताई गई। जल नेति के लाभ, साइनस कैविटी में कफ जमा है, गंदगी जमा है, वो सब दूर होता है। कफ बहुत ज्यादा है नाक में, वो सब भी दूर होता है। श्वास का प्रवाह ठीक हो जाता है, श्वसन रोग दूर होता है। आंख, कान, गले को स्वस्थ बनाकर रखता है। नासिका से करें तो वहां से जुड़े हुए जितने नर्व्स हैं उस पर भी असर पड़ता है। चेहरे की मांसपेशियों का तनाव दूर करता है, ये चेहरा रिलैक्स हो जाएगा। मस्तिष्क पर शीतल और सौम्य प्रभाव दिखाई देता है। चिंता, क्रोध, अवसाद को दूर करता है, आलस्य को दूर करता है, सिर में हल्कापन लाता है। सिर के जो दोनों हेमीस्फीयर हैं, लेफ्ट हेमीस्फीयर, राइट हेमीस्फीयर, उसमें बैलेंस स्थापित करता है। आज्ञा चक्र के लिए हम लोगों ने देख ही लिया था, अच्छा है। और जल नेति के बाद ना दुग्ध नेति, घृत नेति, तेल नेति, ये सब भी किया जाता है। अमरोली नेति भी किया था। अमरोली नेति होता है मूत्र से किया जाता है, ये भी अभ्यास ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सब नहीं पढ़ना। अब हम लोग आते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति षटकर्म एटलीस्ट पूरा हो जाए। आज षटकर्म तो पूरा कर ही लेते हैं, क्यों, षटकर्म कर लेते हैं। कपालभाति वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम के बारे में कहा गया है। पहले वातक्रम, घिरन संहिता में वातक्रम कपालभाति को अनुलोम विलोम की तरह बताया गया। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। हम लोग ये वातक्रम, शीतक्रम, अनुलोम विलोम की तरह घिरन संहिता में पढ़ा हुआ है। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में कहा गया है किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे कमर गर्दन सीधी रखें, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा लें, फिर दोनों नाक से तेजी से श्वास छोड़ें
और इस दौरान पेट को अंदर खींचे बिना, फिर कहा गया पूरक बिना किसी प्रयास के अपने आप होगा यह अभ्यास। फिर तेजी से पेट अंदर करते हुए श्वास बाहर निकाले, यानी जो वातक्रम है, जो अभ्यास जनरली किया जाता है, जो परंपरा में हम लोग करते हैं, ये वाला, इस अभ्यास की चर्चा बताई गई वातक्रम में। 10 स्ट्रोक करने के बाद रुकेंगे, शुरुआत में जिन्होंने कभी नहीं किया है, श्वास को नॉर्मल होने देंगे। फिर इसी तरह से 5 राउंड अभ्यास करेंगे रुक रुक करके। तो 10 राउंड करते करते 5 राउंड हो गया, 50 हो गया। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे, एक बार में 10 से 50 स्ट्रोक तक ले जाएंगे। फिर 6 से 60 से लेकर 100 स्ट्रोक तक ले जाएंगे। कितना तक ले जा सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। बाद में तो आजकल देखते हैं 5-5 हजार भी लोग करते हैं। तो खैर शुरुआत 10 स्ट्रोक से करना है। खाली पेट ही अभ्यास करना है। भोजन के 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए अभ्यास में। दर्द और चक्कर हो सिर में तो तुरंत अभ्यास को रोक देना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? हृदय रोग वाले नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, वर्टिगो वाले नहीं करेंगे, जिनको दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी नहीं करेंगे, हर्निया है नहीं करेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर है नहीं करेंगे, गर्भवती महिला तो नहीं करेंगे। हर्निया वाले को थोड़ा बहुत कराया जाता है व्यवहार में, जो ज्यादा दिन हो गया ऑपरेशन हो गया हुआ है तो पेट पर जो है पट्टी बांध करके ऐसे कराया जाता है, लेकिन ना कराएं, रिस्क क्यों ही लेना, रहने दीजिए। लंग्स की सफाई होती लाभ कहा गया। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर ठीक होता है, नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, पाचन संस्थान के अंगों को स्वस्थ बनाता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, अग्र मस्तिष्क की सफाई होती है। अग्र मस्तिष्क में साइनोसाइटिस वाली समस्या भी आ जाएगा इससे। ये तो वात क्रम हुआ, घेरन संहिता से अलग कहा गया। व्युत क्रम कपालभाति कहा गया, कटोरे में गर्म पानी लीजिए, 1 लीटर गर्म पानी में 2 चम्मच नमक मिला दीजिए। नाक वाली क्रिया नमक जरूर मिलाएंगे, क्योंकि पानी मोटा हो जाएगा, नाक में जो नर्व्स है वो नर्व्स पानी को खींचने लगता है, तो पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नर्व्स नहीं खींच पाएगा, इसीलिए कहा जाता है। खड़े हो जाए, हथेली में पानी भरे, इसमें कहा गया हथेली में पानी भरे, नासिका से खींच लें अंदर, मुंह में आ जाएगा वो बाहर निकाल दें मुंह से उसको। कई बार अभ्यास करें, नासिका से लिया मुंह से खींचा, नासिका से लिया मुंह से खींचा। और कई लोग तो गिलास में लेकर के डायरेक्ट नासिका में लगाते हैं, डायरेक्ट मुंह से निकलता जाता है, ऐसा भी होता है। फिर जल नीति की विधि के अनुसार नासिका को शुष्क करना है युद्ध क्रम के बाद। नासिका को शुष्क करने की विधि, क्योंकि नासिका में पानी गया हुआ है। शीत क्रम, शीत क्रम में मुंह से पानी लेकर के नासिका से निकालना है। उसी तरीके से आगे आधा लीटर गर्म पानी लेंगे, 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, खड़े होकर के मुंह में पानी भर लेंगे, पहले आगे झुकेंगे, आगे बाद में झुकते हैं, मुंह में पानी भर लेंगे, फिर पानी को गटकेंगे। गटकने के दौरान क्या करते हैं, गले के पास का वो बंद करते हैं, अपने आप अभ्यास होने लगता है। नासिका को में पानी भरने की कोशिश करें, गटकेंगे, मुंह में पानी लिया, गटकने में नासिका से इसे निकालने की कोशिश किया, इधर वाला बंद हो जाता है अपने आप, अभ्यास करते करते बंद हो जाता है। उस समय निकालते समय सिर्फ थोड़ा सा झुक जाता है आगे अपने आप, तो पानी बाहर निकल जाता है नासिका मार्ग से। शीत क्रम वाला किया हुआ है हमने, व्युत क्रम का हमने अभ्यास नहीं किया हुआ है। फिर जलनेति की विधि के अनुसार नासिका को शुष्क करेंगे वैसे। और इसमें बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में कहा गया, व्युत क्रम और शीत क्रम का अभ्यास भोजन के बाद ना करें, बाकी दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में इसको सुबह सुबह ही करना चाहिए। इनको नहीं करना है, सावधानी में, नाक से रक्तस्राव हो रहा हो अभ्यास ना करें। जलनेति का अभ्यास बेहतर होने के बाद ही व्युत क्रम शीत क्रम का अभ्यास करना चाहिए, तो आपको उसमें लाभ होगा। लाभ ये होगा कि आसानी से होगा। लाभ क्या बताया गया, साइनस कैविटी में जमा कफ बाहर निकलता है, चेहरे की पेशियों का तनाव कम होता है, और घेरन संहिता में तीनों कपालभाति कहा गया है। लाभ देख लेते हैं। वात क्रम का लाभ कफ दोष का नाश कहा गया, व्युत क्रम में भी कफ दोष का नाश। शीत क्रम में ज्यादा लाभ बताया गया, घेरन संहिता में कहा गया है कामदेव के समान बन जाता है, वार्धक यानी बुढ़ापा नहीं आता है, ज्वर नहीं होता है, शरीर स्वच्छ होता है, कफ दोष का नाश होता है। याद आया? शीत क्रम में पूछा जा सकता है, मत बोलिएगा कि पढ़ाया नहीं था ठीक से, रिवीजन भी हो गया ये। अग्निसार भी देख ही लेते हैं। अग्निसार के बाद क्या है, नौली, वाम नौली, लक्ष्मी नौली, त्राटक,
कपालभाति पहले दे दिया है इसमें। क्या विचार, कर ही लिया जाए ना, कर ही लिया जाए, इसको तो कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मन को दबा करके, मन को मार के थोड़ा सा, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। आइए, ये सब अभ्यास पहले का पढ़ा हुआ, दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा फास्ट बढ़ लेते हैं। अग्निसार क्रिया उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है। अग्निसार क्रिया में कहा गया है भद्रासन अथवा पद्मासन में बैठ जाए, दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, गहरी श्वास लें, यानी बैठ करके अभ्यास करते हैं, खड़े होकर के भी अभ्यास करते हैं इसको। गहरी श्वास लें, रेचक करते इसमें पूरा श्वास बाहर निकाल दें, कोहनियों को सीधा कर ले, ऐसे थोड़ा आगे की ओर झुकेंगे, हाथ से घुटनों को नीचे दबाना है, जालंधर बंद लगाना है और अपनी क्षमतानुसार श्वास को बाहर रखना है, यानी बाह्य कुंभक, पेट की पेशियों को सिकोड़ना है, फैलाना है, अंदर बाहर अंदर बाहर। जब लगे श्वास अब नहीं रोक सकते हैं, जालंधर बंद खोलना है, धीरे धीरे लंबा श्वास लेते हुए रिलैक्स करना। एक चक्र पूरा हुआ, 3 चक्र का अभ्यास इस तरह से करना है। और इस अभ्यास बैठ करके खड़े होकर के दोनों में किया जाता है। खड़े होकर के ज्यादा आसानी से अभ्यास होता है, पहले खड़े होकर के अभ्यास कर लें, बाद में बैठ करके करें। किस चक्र पर प्रभाव पड़ता है? मणिपुर चक्र पर पड़ता है। सावधानी, ग्रीष्म ऋतु में अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि अग्निसार से शरीर की गर्मी बढ़ती है, तो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सावधान रहें। अग्निसार के बाद शरीर को शीतल करने वाले अभ्यास जरूर करें, शीतकारी, शीतली, ये सब प्राणायाम करें, चंद्रवेदी प्राणायाम। किसको अभ्यास नहीं करना चाहिए अग्निसार को? तो गर्मी बढ़ती है, हाई बीपी, हृदय रोग, पेप्टिक अल्सर है, पेट वाला नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की समस्या है, थायराइड ग्रंथि अधिक सक्रिय हो तो भी नहीं करेंगे। कहा गया क्रोनिक डायरिया हो, जीर्ण अतिसार हो, उनको भी नहीं करना है, गर्भवती स्त्रियों को भी नहीं करना है। लाभ क्या है अग्निसार का? अग्नि बढ़ाता है, भूख बढ़ता है, अग्नि बढ़ेगी, पाचन बेहतर होता है। उदर की मालिश होती है तो पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पेट के अंगों को भी स्वस्थ बनाकर रखता है, समान प्राण को उत्प्रेरित करता है, उदासी, आलस्य, सुस्ती को भगाता है। एक और चीज है, कमर दर्द हो तो भी नहीं करना है अभ्यास, ये भी ध्यान रखें। उस दौरान भी कमर पे झटका पड़ता है तो ध्यान रखें। कमर दर्द है, स्लिप डिस्क वगैरह कंट्रोल में नहीं है तो अभ्यास नहीं करेंगे। घिरन संहिता में धोती के 4 भेद बताए गए, किसके षट ग्रंथ में है? तो ये वहनिसार है। वहनिसार कहाँ पर है घिरन में? तो धोती के 4 भेद हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधना। और उसमें अंतर धोती के 4 भेद हैं, वातसार, वारिसार, वहनिसार, बहिष्कृत। यहाँ आया वहनिसार। क्या कहा गया है? नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सत्वारम चकारिये, अग्निसार मयम धौति योगिना धौतिर योगिना योग सिद्धिदा, उदर आम जयम आम यजम त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत्, एषा धौति परागोप्याना प्रकाश्या कदाचन, केवलम धौति मात्रेण देवदेहम भवेत् ध्रुवम्। यानी नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरु पृष्ठ से लगाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गिरन से गिरा 100 बार मेरु पृष्ठ से लगाने के लिए कहा गया है मेरु ग्रंथि को, इसको अग्निसार कहा गया घेरन संहिता में। लाभ, उदर के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, केवल इस धौती से ही देवताओं जैसा शरीर पाया जा सकता है। अब नौली पर आते हैं। नौली में व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार की नौली बताई जाती है, मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमण नौली, या उसको उदर मंथन भी कहा जाता है। मतलब कंप्लीट नौली का जो अभ्यास है दोनों तरफ घुमाने वाला, उसको उदर मंथन कहा जाता है, या भ्रमर नौली भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, दोनों शब्द आता है। क्रियाविधि, मध्य नौली का अभ्यास कैसे करना है? पहले शुरुआत मध्य नौली से ही किया जाता है, मध्य नौली होगा तभी वाम दाएं बाई नौली हो सकता है। खड़े हो जाए, दोनों पंजों के बीच में सहजतानुसार लगभग 1 मीटर के आसपास कहा गया है, लेकिन हम सहजतानुसार जितना उत्कट आसन में गैप लेते हैं उतना ले लेते हैं, 1.5 फीट 2 फीट के आसपास, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में 1 मीटर कहा गया है, ध्यान रखिए। नासिका से गहरी सांस लें, फिर पूरी तरह रेचक कर दें, घुटनों को झुकाना है, हाथों को घुटनों पर रखना है, आगे झुक जाना उत्कट आसन की स्थिति में, हाथ से सपोर्ट लेकर के दोनों हाथ को ही सीधा रखना है, बहिर्कुंभक करना है, जालंधर बंद लगाना है, और फिर उदर के दोनों किनारों को समेट करके बीच में लाने की कोशिश करना है। जालंधर बंद हम लोग नहीं भी लगाते हैं तो भी हो जाता है, लगा, यहाँ लिखा हुआ लगाना है। तो उदर के दोनों किनारों को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे, मध्य नौली आराम से हो जाएगा।
मोटी लंबवत रेखा बन जाती है। जब तक श्वास रुके तब तक रोकना है, सब श्वास नहीं रुके तो धीरे से श्वास लेते हुए खड़े हो जाना है, ढीला छोड़ देना है शरीर को, नौली को वापस ले आना है। फिर इसी तरह से अगला चक्र भी करें। मध्य नौली आपका हो जाए, लगने लग जाए तो वाम नौली का अभ्यास करना है, पेट की पेशियों को बाईं ओर ले जाके रोकने का अभ्यास करना, रोक के रखना है, रोक के। फिर उसके बाद दक्षिण नौली का अभ्यास करना, दक्षिण की तरफ ले जाके रोक के रखना है, भ्रमण अभी नहीं कराना है। जब तीनों हो जाए तो भ्रमण कराना है, उदर मंथन करना है। तीनों अभ्यास हो जाए तो कहा गया पहले वाम नौली करें फिर दक्षिण नौली करें, ये लिखा हुआ है बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब। पहले वाम नौली फिर दक्षिण नौली, और फिर जो है 3 चक्र घुमाए, फिर उदर को शिथिल कर ले, वाम दक्षिण वाम दक्षिण वाम दक्षिण, 3 चक्र हुआ, छोड़ दें। उसके बाद पहले दक्षिण नौली से शुरू करें, फिर बाएं नौली से, वाम नौली से शुरू करें, यानी एक बार वाम नौली 3 चक्र तक, फिर उसके बाद दक्षिण नौली से कहा गया 3 चक्र तक, शुरुआत उससे करनी है, फिर उदर को शिथिल कर दें, और अंत में कहा गया मध्य नौली करके आराम की अवस्था में आ जाए। थोड़ा सीक्वेंस में और सिस्टमेटिक वे में बताया गया। तब तक आराम करना, हृदय गति जब तक आराम करे, वो नॉर्मल हो जाए, श्वास नॉर्मल हो जाए तब तक करेंगे। अभ्यास कब करना है? सुबह सुबह करना है, खाली पेट जब हो, या फिर बहुत शाम को भी कर सकते हैं, भोजन के 5-6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, क्या खाया हुआ है इस पर डिपेंड करेगा। कितनी बार करेंगे? तो शुरू में 5 चक्र करेंगे, फिर 10 चक्र तक ले जाएंगे। वाम और दक्षिण नौली का अभ्यास एक साथ करेंगे, संख्या धीरे धीरे बढ़ाते हुए 25 तक ले जाएंगे। ठीक है, आइए। शुरुआत में तो छोटा ही कहा गया है, कम करना है, 3-3 चक्र, फिर बाद में 5 चक्र, 10 चक्र, 25, संख्या 25 तक ले जाएंगे। किसको नहीं करना चाहिए? हृदय रोग, हाई बीपी, हर्निया के पेशेंट हो, पेट संबंधित बीमारी है, पथरी है, पेप्टिक अल्सर है, पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, कब्ज है, नहीं करेंगे। गर्भवती स्त्रियां तो ऐसे भी नहीं करेंगे। अब प्रसव हो गया है तो 6 महीने बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है डॉक्टर की सलाह के बाद कर सकते हैं। लाभ, पेट और पेट के अंगों की मालिश हो रही है, सुंदर मालिश हो रही है, प्रजनन तंत्र भी मजबूत होता है, मूत्र और उत्सर्जन अंग जैसे किडनी वगैरह है उसकी सफाई होती, स्वस्थ रखता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, भूख लगने लगती है अग्निसार की तरह ही, पाचन बहुत अच्छा हो जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत अच्छा, जो खाया आपने वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर शरीर शोषण करेगा उसका। अंतःस्रावी सिस्टम में संतुलन बनता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उसके बीच में बैलेंस बनता है, मणिपुर चक्र शुद्ध होता है, और मणिपुर चक्र को कहा गया प्राण का भंडार। तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी ठीक होता है, और ऊर्जा का प्रवाह ठीक हुआ तो मानसिक शक्ति भी बढ़ाता है। फिर इसमें निर्देश में दिया गया, इसको अभ्यास होता है ना, ये अभ्यास बैठ करके खड़े होकर दोनों किया जाता है। तो पहले खड़े होकर करना है, अच्छे से होने लगे तो बैठकर अभ्यास करना। अब ग्रंथ में देखिए, घेरण संहिता में कहा गया है उदर को दोनों पार्श्वों में वेगपूर्वक घुमाना है, लौलिकी कहा गया है। सब रोगों का नाश, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है अमंदावर्त वेगेन तुंदम सभ्य अव सव्याप सभ्यतः नतांसो भ्रामयेद ऐशा नौलिः सिद्धे प्रशस्यते। कंधे को आगे झुकाएंगे, तीव्र गति से पेट को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अमंद कहा गया, मंद नहीं, तेज गति से, इसमें भी अमंद कहा गया है, ठीक है, तेज गति से। हठ रत्नावली में 2 प्रकार की नौली है, बाह्य और अंतरा, लेकिन दोनों में भेद नहीं है। दूसरी या तो छिपा ली गई है या पता नहीं क्या है, एक ही नौली बताया गया है। दूसरी का जो प्रकार ग्रंथकारों ने भी लिखा है, भाष्यकारों ने, कि समझ में नहीं आया दोनों में अंतर क्या है, तो एक ही तरह का है। कंधों का आगे झुकाएंगे, पेट की पेशियों को बाएं से दाएं तेजी से घुमाएंगे। उच्च श्रेणी का अभ्यास नौली है। फल क्या कहा गया हठ रत्नावली में? पेट की अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को ठीक करता है, आनंद की प्राप्ति, अशेष दोषमय शोषणी कहा गया है, अशेष दोषमय शोषण। मिलता जुलता अभ्यास हठ प्रदीपिका से, इसमें अशेष दोषमय शोषणी इसमें भी कहा गया है, हठ प्रदीपिका में, ठीक है, अशेष दोषमय शोषणी, तो दोनों से मिलता जुलता लाभ बताया गया। त्राटक पर आते हैं हम लोग। त्राटक बहुत सूक्ष्म और आध्यात्मिक शक्ति वाला अभ्यास है। इसको जो हम लोग जनरली अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास से कहीं बहुत ऊपर की चीज है ये, किसी गुरु से ही इसको सीखे तो ठीक है। लेकिन इसमें जो कहा गया, जनरली कराया भी जो जाता है अंधेरे में, एक मोमबत्ती जला करके कराया जाता है, एक मेज, एक मोमबत्ती, मेज की भी लंबाई इतनी हो,
कि आपकी मोमबत्ती रखें तो आपकी आंखों के ठीक सामने उसकी लौ आए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, सिर और मेरुदंड को सीधा रखिए, मेज पर मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती की लौ जमीन से इतनी ऊंचाई पर हो आंख की ठीक सीध में आए, सीधी लाइन। और मोमबत्ती शरीर के बीच की दूरी 1 हाथ की दूरी, या जनरली 1 मीटर की दूरी रखते हैं, लेकिन 1 हाथ यहाँ पर लिखा गया है, दूरी 1 हाथ हो। क्रिया विधि, आंखों को बंद करके आंखों को मन को शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। ऐसा विचार करें कि शरीर मूर्तिवान है, बिल्कुल स्थिर है, अब बिल्कुल कोई हलन चलन नहीं होगी शरीर में। आंखों को खोलिए, मोमबत्ती की लौ को एकटक देखिए, पलकें नहीं झपकानी है, ना आंखों को घुमाना है, जोर भी नहीं लगाना है। सजगता और एकाग्रता पूरी तरह मोमबत्ती की लौ पर ही हो, शरीर का भी ध्यान न रह जाए, इतना ध्यान उस पर मोमबत्ती पर लगाना, उसकी लौ पर। मन कहीं और जाए तो वापस मोमबत्ती की लौ पर एकाग्र करेंगे। जब आंखें थक जाए, अश्रुपात होने लग जाए, तब पलकें बंद करेंगे। अब पलकें बंद करके भी अभ्यास अभी रुका नहीं है, अब बंद पलक में भी आपको मोमबत्ती दिखेगी काले पर्दे पर, उसका प्रतिबिंब दिखेगा आपको। ऐसे भी कोई तस्वीर देखिए 2-3 मिनट के लिए, आंख बंद कीजिए, वो तस्वीर अभी घूमती है, उसको देखना है। बंद आंखों से लौ को स्थिर करने की कोशिश करें। कुछ देर में लौ का प्रतिबिंब धुंधला पड़ने लगता है, तब अपने पूरे भाव से उसे फिर से पहले जैसा करने की कोशिश करें, पहले जैसा अभ्यास करें। लेकिन जब प्रतिबिंब पूरी तरह गायब हो जाए तो फिर से आंखें खोल लें, ये कहा गया है। प्रतिबिंब का भी ध्यान का इंपॉर्टेंस बताया गया है। अब मोमबत्ती की लौ को फिर से एक तक देखना है, फिर से उस पूरी प्रक्रिया को दोहराएंगे, फिर से आंखें बंद करेंगे, बंद पटल पे फिर से देखेंगे। कितनी बार करना, कहा गया 3 से 4 बार ये प्रक्रिया दोहराना है। दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे, फिर उसकी सिकाई करेंगे, फिर आंखें खोल लेंगे। अभ्यास पूरा हो गया। अभ्यास कब करेंगे, किसी समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह और गोधूली वेला में कहा गया उत्तम होता है। पेट खाली रहे तो अति उत्तम है। कितनी देर तक, तो 1 से 2 मिनट आंखों में एकाग्र रखना उतना ही काफी होता है। और 5 बार करेंगे 10 मिनट के आसपास हो गया। सामान्य उद्देश्य के लिए 10 मिनट हो गया। आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए गुरु के पास जाइए, गुरु बताएंगे, अलग अलग साफ साफ लिखा हुआ है क्या क्या होता है। अनिद्रा और मानसिक तनाव से ग्रस्त जो लोग हैं, सोने में दिक्कत होती है, उनको निद्रा अच्छी आती है, तो रात को सोने से पहले अभ्यास कर लें, फिर सोएं, ऐसा कहा गया है। शरीर मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है कि आसन प्राणायाम मुद्रा बंद के बाद ही इसका अभ्यास करें, क्योंकि शरीर को स्थिर रखना है इसमें। किसको नहीं करना है, ग्लूकोमा के रोगी को टाटक नहीं करना है। ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा काला मोतिया होता है ना, मोतियाबिंद वाला, मोतियाबिंद। हाँ। मिर्गी के रोगी को मोमबत्ती की लौ पर त्राटक नहीं करना चाहिए। सुर त्राटक भी ना करें, आंखें खराब हो सकती हैं। ये सब बहुत उच्च अभ्यास है, कोई शुद्ध गुरु मिले तभी करेंगे। लाभ कहा गया, नेत्र उज्जवल होता है, स्वच्छ होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है, आज्ञा चक्र क्रियाशील होता है, तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है, नर्वस सिस्टम, स्नायु का तनाव दूर होता है। ध्यान की तैयारी के लिए एक अच्छा अभ्यास है, इसके बाद ध्यान करने पर अच्छा ध्यान लगेगा बाद में। नेत्र विकार हो तो, नेत्र में तनाव, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद की स्थिति हो तो एक काले बिंदु का उपयोग कर सकते हैं, फिर उस पर मत कीजिए, मोमबत्ती पर, यह भी कहा गया। ठीक है, किस किस ग्रंथ में कहा गया है वो भी देख लेते हैं। घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में क्या कहा गया है। विधि वही बताइए, एक टक बिना आंख बंद किए हुए देखें जब तक आंखों से अश्रुपात ना हो जाए। फल कहा गया घेरण संहिता में, सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, नेत्र के दोष दूर होते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। सांभवी मुद्रा, नेत्र के रोग दूर, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। हठ प्रदीपिका में कहा गया नेत्र के रोग दूर होते हैं, तंद्रा भी दूर होता है, यानी आलस्य भी दूर होता है, यत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, सोने की पिटारी की तरह छिपा कर रखना चाहिए, ये कहा गया है। हठ रत्नावली में कहा गया नेत्र रोग दूर होता है, तंद्रा को दूर करता है, पलकों की मंदता को भी दूर करता है, और इसको छिपा कर रखना चाहिए, गोपनीय, यथा रत्न सुपेटिकम, ये कहा गया। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं। सूर्य नमस्कार से आगे कल हम लोग करेंगे।